हेलो स्टूडेंट्स, आशा है आप स्वस्थ होंगे। क्लास 12th में मैथमेटिक्स के अंदर कैलकुलस का बहुत डिटेल में स्टडी करना होता है। कैलकुलस के अंदर 12th क्लास में कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन एंड इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन, ये 4 कंसेप्ट हम विस्तार से पढ़ते हैं। और एक डिफरेंशियल इक्वेशन वाला कंसेप्ट है, ये भी हम लोग पढ़ते हैं। तो कैलकुलस बहुत इम्पोर्टेंट है 12th क्लास के लिए और इसका कोर्स भी काफ़ी अधिक है। तो कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ ए फंक्शन एंड डिफरेंशियल इक्वेशन, इतनी सारी चीज़ें हमने कैलकुलस के अंतर्गत पढ़नी है। तो यहाँ पर कैलकुलस में 11th क्लास में भी हमने थोड़ा सा लिमिट्स के बारे में और डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ा था, तो उसको पहले हम थोड़ा रिकॉल करेंगे। उसके बाद जो 12th क्लास में हमारा कैलकुलस से रिलेटेड कोर्स है उसको बाद में स्टडी करेंगे। तो इसमें सबसे पहले 11th का जो रिवीजन होगा इसमें लिमिट्स के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, तब जाके कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी का स्टडी उसी में कंबाइन करने की कोशिश हम करेंगे। तो पहले तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि कैलकुलस जो मैथमेटिक्स है, ये कैलकुलस मैथमेटिक्स ब्रांच में हम लोग करते क्या है। तो यहाँ पर हमने डेफिनेशन लिखी हुई है कैलकुलस की। बंद हो गया वो। डेफिनेशन ऑफ कैलकुलस, कैलकुलस की परिभाषा क्या है? इट इज दैट ब्रांच ऑफ मैथ्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ change in the value of a function as the point in the domain changes। यानी कि कैलकुलस क्या है? कैलकुलस के अंदर हम किसी फंक्शन में क्या चेंज आएगा जबकि उसकी डोमेन में चेंज किया जाए। फंक्शन के डोमेन में कोई चेंज करने से उस फंक्शन के मान में क्या अंतर आएगा, इस चीज़ के बारे में हम कैलकुलस के अंदर स्टडी करते हैं। इसीलिए लिखा गया इट इज दैट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ चेंज इन द वैल्यू ऑफ फंक्शन एज द पॉइंट इन द डोमेन चेंजेज। ये डेफिनेशन को क्लियर करने के लिए हम एक उदाहरण यहाँ पर लेंगे। एक्सरसाइज है, देखिए, लेट एफ सच दैट एन मैप्स टू एन। कोई फंक्शन है, वो नेचुरल नंबर के सेट से नेचुरल नंबर के सेट में है और फंक्शन डिफाइन किया गया है एफ एक्स इज इक्वल टू 4x + 3। तो इसमें जो x की वैल्यूज होंगी वो आप नेचुरल नंबर इस सेट में से x की वैल्यूज को रखेंगे फंक्शन में, और जो एफ एक्स की वैल्यू निकलेगी x की वैल्यू को रखने पर एफ एक्स के डिफरेंट वैल्यूज आपको मिलेंगे इसमें x रख के, तो वो भी नेचुरल नंबर में से ही आएंगे। तो इसमें इस फंक्शन में हम क्या करेंगे कि जब x की वैल्यू में डोमेन का जो पॉइंट x है, x की वैल्यू में चेंज करेंगे तो एफ एक्स की वैल्यू भी चेंज होते जाएंगे, उनके भी डिफरेंट वैल्यूज आएंगे डिफरेंट x की वैल्यू के लिए। तो यहाँ हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि यदि x की वैल्यू में थोड़ा सा परिवर्तन किया जाए, बहुत ही छोटा परिवर्तन किया जाए, तो एफ एक्स के मान में कितना परिवर्तन आ जाएगा, इस पर स्टडी करना कैलकुलस के अंदर मेन फोकस में रहता है। तो यहाँ पर हमने लिखा है कि हियर द सेट ऑफ डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x इज द डोमेन ऑफ n। x के विभिन्न मानों का जो सेट होगा वो डोमेन कहलाएगा, और जब डोमेन सेट के डिफरेंट वैल्यू में फंक्शन में रखूंगा तो एफ एक्स की भी डिफरेंट वैल्यूज आपको मिलने लग जाएंगे। यदि मैं डोमेन सेट के 2 मानों का बहुत कम अंतर रखूँ, यानी कि 2 वैल्यू डोमेन सेट में बहुत ही नज़दीक की वैल्यू होंगी, तो उन वैल्यू को रखने पर फंक्शन के जो मान आएंगे वो उनमें किस प्रकार का परिवर्तन होगा, ये हमारा स्टडी का विषय रहेगा। ऑन पुटिंग डिफरेंट वैल्यू ऑफ x वी कैन ऑब्टेन डिफरेंट वैल्यू ऑफ एफ एक्स फ्रॉम दिस फंक्शन। हियर वी आर इंटरेस्टेड टू नो व्हाट विल बी द चेंज इन द वैल्यू ऑफ एफ एक्स इफ वी मेक वेरी स्मॉल चेंज इन द वैल्यू ऑफ x। तो यही बात ऊपर मैं बोल रहा था कि हम कैलकुलस के अंदर इस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करते हैं कि यदि डोमेन पॉइंट x के मान में थोड़ा सा परिवर्तन किया जाए तो उससे संबंधित एफ एक्स के मान में कितना परिवर्तन आएगा, कितना चेंज आ जाएगा,
ये स्टडी का मेन फोकस रहता है कैलकुलस के अंदर। अर्थात यदि मैं x की वैल्यू को पहले x की वैल्यू को मैं x0 रख देता हूँ और उसके बाद x की वैल्यू को डेल्टा x से बढ़ा देता हूँ, तो x की वैल्यू x0 रखने पर फंक्शन की वैल्यू fx0 हो जाएगी। x की वैल्यू x0 प्लस डेल्टा x रखने पर फंक्शन की वैल्यू fx प्लस x0 हो जाएगी। ये जब x की वैल्यू में चेंज किया गया थोड़ा सा, तो fx की वैल्यू में कितना चेंज आया होगा, तो ये स्टडी करना पड़ेगा। और इसी को हम बोलते हैं कि लिमिट ऑफ डेल्टा fx व्हेन डेल्टा x इज चेंजिंग टू 0। अर्थात x के मान में बहुत छोटा सा परिवर्तन किया जाए तो fx के मान में क्या परिवर्तन आएगा। तो यहाँ पर अब हम एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के द्वारा ये समझने की कोशिश करते हैं कि डोमेन के वैल्यू में थोड़ा सा चेंज करने पर उससे रिलेटेड जो फंक्शन है उसकी वैल्यू में चेंज कैसे आता है, उसको जानने के लिए एक एग्जाम्पल लिया गया है। यहाँ पर हमने लिखा है, प्रैक्टिकली इट हैज़ बीन फाउंड दैट अ बॉडी फॉलिंग फ्रीली अंडर ग्रेविटी ट्रेवल्स अ डिस्टेंस s इज इक्वल टू 4.9 t स्क्वायर मीटर इन t सेकेंड। मतलब कोई वस्तु है वो ऊपर से नीचे को ग्रेविटी के अंदर गुरुत्वाधीन जो है नीचे को गिरती है और t सेकेंड में उसके द्वारा जो डिस्टेंस कवर होगा, दूरी तय होगी, वो s इज इक्वल टू 4.9 t स्क्वायर से दी जाती है। ये प्रैक्टिकल के द्वारा प्राप्त किया गया है। s इज इक्वल टू 4.9 t स्क्वायर, यानी कि डिस्टेंस इज इक्वल टू 4.9 इंटू टाइम का स्क्वायर। इससे किसी भी समय पर हम उसकी डिस्टेंस क्या थी पता कर सकते हैं फ्री फॉलिंग बॉडी में। तो अब यहाँ पर हमने क्या किया है, हम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड के आसपास के बहुत सारे टाइम पर उसकी डिस्टेंस निकालने की कोशिश करते हैं और हमारा इंटरेस्ट है कि t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर पार्टिकल की जो वेलोसिटी है यानी उसका जो वेग है वो कितना है। तो यहाँ सबसे पहले एक टेबल बनाई गई है, टाइम t डिस्टेंस s और इक्वेशन है s इज इक्वल टू 4.9 t स्क्वायर। इसी से हम अलग अलग टाइम पर अलग अलग डिस्टेंस को निकालेंगे क्या क्या आएंगी वो। तो देखिए सबसे पहले यदि मैं इस इक्वेशन में टाइम को 0 सेकेंड लिख देता हूँ तो s इज इक्वल टू आ जाएगा, s इज इक्वल टू 4.9 t स्क्वायर है, तो s इज इक्वल टू 4.9 इंटू टाइम को मैं 0 लिख दे रहा हूँ, 0 का स्क्वायर, तो s भी 0 हो गया। तो यहाँ मैंने लिख दिया टाइम t इज इक्वल टू 0 पर s इज इक्वल टू भी 0 है। अब दूसरा, अगर अब t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पर कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, s इज इक्वल टू 4.9 इंटू टी स्क्वायर, यानी कि s इज इक्वल टू 4.9 इंटू 1 का स्क्वायर, तो 4.9 मीटर आ जाएगा। t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पर ये फ्री फॉलिंग बॉडी 4.9 मीटर डिस्टेंस कवर करेगी। अब t इज इक्वल टू 1.5 सेकेंड पर कितना होगा, फार्मूला है s इज इक्वल टू 4.9 टी स्क्वायर, तो s इज इक्वल टू 4.9 इंटू टी की वैल्यू 1.5 रखना है, तो 1.5 का स्क्वायर, तो डिस्टेंस 4.9 इंटू 1.5 का स्क्वायर कीजिए 2.25 आता है। अब इसको मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाई करने पर ये आया है 11.025। तो यहाँ पर लिखा गया है कि t इज इक्वल टू 1.5 पर डिस्टेंस निकाला फार्मूला से, तो डिस्टेंस हमारे पास आया 11.025। इसी प्रकार t इज इक्वल टू 1.8 सेकेंड पर, t इज इक्वल टू 1.8 सेकेंड पर हमने फिर डिस्टेंस निकाला इसका, फ्री फॉलिंग बॉडी कितना डिस्टेंस फॉल करेगी, तो s इज इक्वल टू 4.9 इंटू टी स्क्वायर, टी मीन्स 1.8 का स्क्वायर कर दिया, तो s इज इक्वल टू 4.9 इंटू 1.8 का स्क्वायर कीजिए, ये हो जाता है 3.24। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 4.9 से 3.24 को मल्टीप्लाई करो, ये दोनों को मल्टीप्लाई करके ये आ जा रहा है हमारा 15.876। तो इस प्रकार से टाइम 1.8 सेकेंड पर जो डिस्टेंस पार्टिकल का कवर्ड है 15.876 है। इसी तरीके से 1.9 सेकेंड पर जब t इज इक्वल टू 1.9 सेकेंड मैंने लिया, वहाँ पर मैंने फिर पार्टिकल का कितना डिस्टेंस हुआ वो निकाला, तो डिस्टेंस s इज इक्वल टू ये आ गया हमारे पास 17.689। फिर हमने 1.9 से और नज़दीक, मतलब जो 2 है 2 सेकेंड के निकट की वैल्यू को मैं ले रहा हूँ। देखिए तो 1.95 सेकेंड पर हमने उसका डिस्टेंस निकाला पार्टिकल का, s इज इक्वल टू 4.9 टी स्क्वायर फार्मूला में रख करके, तो 1.95 सेकेंड पर पार्टिकल का जो डिस्टेंस आया
वो आया 18.63 के आसपास आ गया। और 1.97 सेकेंड पर हम देखिए 2 के काफ़ी नज़दीक आ चुके हैं। अब 2 जो है टाइम 2 सेकेंड उसके काफ़ी नज़दीक में 1.97 में हम आ गए हैं। तो 1.97 सेकेंड पर पार्टिकल कितनी डिस्टेंस कवर करता है? एस इज इक्वल टू 4.9 टी स्क्वायर, एस इज इक्वल टू 4.9 इंटू 1.95 का स्क्वायर। तो सॉल्व किया गया तो सॉल्व करके ये आया है 18.63। अब 1.97 पर हमने निकालना है कि कितनी डिस्टेंस कवर करेगा। तो 4.9 इंटू 1.97 स्क्वायर, तो इसको सॉल्व करके हमें मिला है 19.01641। तो 1.97 सेकेंड पर पार्टिकल इतना डिस्टेंस फॉल हो चुका है। और 1.99 सेकेंड, अब 1.99 सेकेंड दिस इज वेरी क्लोज टू द टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। तो 1.99 सेकेंड पर हमने पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट देखा तो वो 19.40449 के बराबर डिस्प्लेसमेंट इसमें आ रहा है। फिर इसके बाद एक वैल्यू और ली गई है, देखिए t इज इक्वल टू है 1.999, t इज इक्वल टू 1.999 सेकेंड पर हमने डिस्टेंस कवर्ड निकाला। तो डिस्टेंस आ रही है s इज इक्वल टू 4.9 मल्टीप्लाइड बाई 1.999 स्क्वायर। तो सॉल्व किया तो सॉल्व करके ये आ गया 19.40449। ठीक है, तो ये 1.99 सेकेंड पर पार्टिकल का टोटल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 19.40 के मीटर के बराबर। अब 1.999 सेकेंड में इसका 1.999 सेकेंड में ये वाला डिस्प्लेसमेंट है 19.58 के बराबर। 1.999 सेकेंड में पार्टिकल 19.58 डिस्टेंस पर है और 2 सेकेंड में 19.6 है। फिर हमने 2 से थोड़ा आगे के वैल्यू ली, लेकिन 2 के काफ़ी नज़दीक के वैल्यू 2 से 2.001 लिया, जो काफ़ी कम अंतर है इसमें देखिए दोनों में। तो ये थोड़ी सी बढ़ा दी वैल्यू मैंने 2 से। तो इस टाइम पर t इज इक्वल टू 2.001 पर फिर हमने डिस्प्लेसमेंट s निकाला। तो s इज इक्वल टू 4.9 इंटू टी का स्क्वायर यानी 2.001 का स्क्वायर। तो सॉल्व किया तो 19.61 आ गया, 19.61 यहाँ लिख दिया गया है। तो 2.001 सेकेंड पर पार्टिकल का डिस्टेंस इतना था। 2.009 ये इससे थोड़ा सा बड़ा हो गया देखो। अब तो यहाँ पर पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट 19.771 है। अब 2.010 सेकेंड पर 19.796 है। 2.09 सेकेंड पर ये बढ़ता जा रहा समय, थोड़ा थोड़ा करके बढ़ रहा है समय। तो ये 2.09 सेकेंड पर 21.40 के बराबर डिस्प्लेसमेंट है। 2.1 सेकेंड पर डिस्प्लेसमेंट 21.609 है। 2.2 पर 23.716 है। 2.5 सेकेंड पर पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट 30.625 है और 3 पर जो है 44.9 है 1 है सॉरी। और 4 सेकेंड पर पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है 78.4 है। अर्थात टोटल 4 सेकेंड के अंदर पार्टिकल 78.6 मीटर के बराबर फॉल करेगा। अब ये जो टेबल है, इस टेबल में हम क्या कर रहे हैं देखिए कि टाइम का जो हम 2 सेकेंड के नज़दीक आ रहे हैं तो हम टाइम का डिफरेंस कम से कम कर रहे हैं। तो जैसे देखिए 1.95 आपने किया और 2 सेकेंड में इतना डिस्प्लेसमेंट, 1.95 सेकेंड में ये डिस्प्लेसमेंट। तो 1.95 सेकेंड और 2 सेकेंड में कितना अंतर है टाइम का? 2 सेकेंड और 1.95 सेकेंड। तो टाइम का जो अंतर है 0.05 है, तो बहुत कम अंतर है। ये 2 सेकेंड और 1.95 सेकेंड के बीच में टाइम का अंतर बहुत कम है। और टाइम का अंतर बहुत कम है तो जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है उसका अंतर भी बहुत कम है। तो अर्थात टाइम को जब हमने 0.5 सेकेंड के बराबर बढ़ा दिया है, टाइम को हमने 0.5 सेकेंड के बराबर बढ़ा दिया है, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ा है, लेकिन वो भी बहुत थोड़ा सा ही बढ़ा है। टाइम को कम बढ़ाया गया है तो डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ा है, लेकिन बहुत कम बढ़ा है। इसी प्रकार से देखिए 1.97 सेकेंड के टाइम पर डिस्प्लेसमेंट था 9.01 और 2 सेकेंड पर डिस्प्लेसमेंट था 19.6। तो 1.97 सेकेंड और 2 सेकेंड इन दोनों का अंतर बहुत कम है। कितना अंतर है? 1.97 सेकेंड और 2.00 सेकेंड, अंतर आएगा 0.03। तो 0.03 सेकेंड अर्थात 1.97 सेकेंड और 2 सेकेंड इन दोनों समयों में बहुत कम अंतर है, 0.03 सेकेंड का ही अंतर है। और इतने कम अंतर में यहाँ पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट का अंतर कितना है? देखिए 1.97 सेकेंड में 19.01 था
और 1.2 सेकेंड में 19.6 था। तो ये बिल्कुल आसपास की ही वैल्यू है, ये 19.01 है और ये 19.6 है। तो अगर हमारा टाइम इंटरवल बहुत कम अंतर में होगा, तो केवल 0.03 सेकंड का टाइम अंतर है, तो उसमें डिस्प्लेसमेंट का अंतर भी काफ़ी कम है। फिर 1.99 सेकंड में पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट 19.4 है और 2 सेकंड में इसका 19.6 है। तो अब समय का अंतर 2 सेकंड 1.99 सेकंड, तो समय का कितना अंतर होगा? 2 सेकंड और 1.99 सेकंड के बीच कितना समय अंतर है? समय अंतर है केवल 0.01। घटा करके देखिए तो समय का अंतर आएगा दोनों में 0.01। तो समय का अंतर 0.01 है, अर्थात समय को 0.01 सेकंड के बराबर बढ़ा करके यहाँ पहुँचाया गया। तो डिस्प्लेसमेंट भी 19.4 से बढ़कर 19.6 तक गया। तो समय में बहुत कम बढ़ोतरी करने पर डिस्प्लेसमेंट में भी बढ़ोतरी काफ़ी कम आ रही है, वो लगभग बराबर मान ही आ जा रहे हैं। समय का मान भी लगभग बराबर है, थोड़ा सा ही बढ़ रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट भी थोड़ा सा ही बढ़ रहा है, वो भी उसी के आसपास है। कोई सडन इंक्रीज डिस्प्लेसमेंट में नहीं आ रहा है। फिर इन दोनों का देख लीजिए, 1.99 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट है 19.58 और 2 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट है 19.6 है। अब आप फिर तुलना करिए 2 सेकंड का समय और 1.99 सेकंड का समय, इन दोनों समयों में कितना अंतर है ये घटा करके देख लीजिए। 2 सेकंड 2.000 सेकंड और 1.999 सेकंड। अगर मैं इसको घटाऊंगा तो 10 में से 9 गया 1 और फिर ये आ गया 0 0 0। तो इतना समय का अंतर है, बहुत ही नेग्लिजिबल अंतर है समय का। इस टाइम में और 2 सेकंड में समय का जो अंतर है वो नेग्लिजिबल है। लेकिन इस टाइम पर डिस्प्लेसमेंट 19.58 था और 2 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट 19.6 था। इन दोनों समयों का अंतर काफ़ी कम है, 0.001 सेकंड है। तो इन दोनों डिस्प्लेसमेंटों का अंतर भी देख लो कि इस समय पर इतना डिस्प्लेसमेंट था, 2 सेकंड में इतना डिस्प्लेसमेंट था। तो डिस्प्लेसमेंट का अंतर भी क्या हो गया? काफ़ी कम हो गया, 19.58 और 19.60। तो कितना अंतर है डिस्प्लेसमेंट में? 0.02। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है कि ज्यों ज्यों 2 सेकंड से जो समय दूसरा समय लिया गया वो 2 सेकंड के निकट का समय लिया गया, समय 2 सेकंड के काफ़ी निकट का है, अर्थात 2 सेकंड और लिए गए समय में अंतर कम से कम है, तो डिस्प्लेसमेंट में भी अंतर कम से कम हो रहा है। ज्यों ज्यों हम अपने समय को 2 सेकंड के निकट ला रहे हैं और स्लोली ला रहे हैं, तो त्यों त्यों ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये भी 19.6 के निकट को आ रहा है। और जितनी स्लोली हम टाइम को बढ़ा रहे हैं उतनी ही स्लोली ये डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ रहा है। और लास्ट में हम ये कह सकते हैं कि अगर हम इसको बढ़ाते जाएं, जैसे 1.999 सेकंड के बजाय हम इसको बढ़ा करके 1.999999 सेकंड का समय ले लें, और तो डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो हमारा कितना होगा? 19.58 से बड़ा होगा, थोड़ा सा बड़ा होगा 19.58 से, लेकिन 19.6 से थोड़ा सा छोटा होगा। क्यों? क्योंकि मैंने समय लिया 1.99999 सेकेंड, जो 2 सेकेंड से कम है लेकिन 2 सेकेंड से काफ़ी निकट है। और उस समय पर जो डिस्प्लेसमेंट मैं निकालूंगा वो 19.58 से तो ज़्यादा आएगा ना, क्योंकि वो समय ज़्यादा है 1.999 से, तो 19.58 से ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट आएगा। लेकिन 2 सेकेंड में जो डिस्प्लेसमेंट है उससे थोड़ा कम आएगा। तो कितना आएगा? वो 19.58 से बड़ा, 19.6 से छोटा डिस्प्लेसमेंट होगा 1.99999 सेकेंड पर। तो लेकिन वो डिस्प्लेसमेंट 19.6 से काफ़ी निकट होगा, थोड़ा सा ही अंतर होगा 19.6 में और उस डिस्प्लेसमेंट में। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ज्यों ज्यों हम टाइम के जो अंतर है 2 सेकंड और दिए गए समय का अंतर, जैसे 2 सेकंड और 1 सेकंड का अंतर है, 2 सेकंड और 1.8 सेकंड 0.2 का अंतर है, 2 सेकंड और 1.5 सेकंड तो 0.5 सेकंड का अंतर है, 2 सेकंड और 1.99 सेकंड तो केवल 0.01 सेकंड का अंतर है। तो ज्यों ज्यों 2 सेकंड के साथ लिए गए समय का अंतर कम हो रहा है, त्यों त्यों 2 सेकंड वाले डिस्प्लेसमेंट और दिए गए समय के डिस्प्लेसमेंट का अंतर भी कम होता जा रहा है। तो इस प्रकार से ज्यों ज्यों हम 2 के निकट आ रहे हैं त्यों त्यों ये डिस्प्लेसमेंट भी धीरे धीरे करके इंक्रीज होकर के 19.6 की ओर अग्रसर हो रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि टाइम इंटरवल को घटाते 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 टाइम डिफरेंस कम करें और 2 सेकंड के काफ़ी निकट के टाइम पर हम पहुंच जाएं तो हमारा डिस्प्लेसमेंट भी 19.6 मीटर के काफ़ी निकट हो जाएगा। अब इसी बात को हम मैथमेटिक्स के अंदर इस तरीके से लिखते हैं, लिमिट t is tending to
2 माइनस लिमिट ऑफ 4.9 टी स्क्वायर, लिमिट ऑफ 4.9 टी स्क्वायर एट टी टेंडिंग टू 2 माइनस, अर्थात 4.9 टी स्क्वायर जो डिस्प्लेसमेंट है उसका मान जबकि टाइम जो है 2 सेकंड के नज़दीक पहुंच रहा है, मेरा जो समय है वो 2 सेकंड के नज़दीक पहुंच रहा है, लेकिन कहाँ से पहुंच रहा है, वो 2 सेकंड से थोड़ा सा कम है, अभी 2 से बड़ा नहीं हुआ है, 2 के निकट आया है लेकिन 2 से थोड़ा सा कम है। तो 2 माइनस का मतलब 2 सेकंड से थोड़ा सा कम वैल्यू पर है, लेकिन है 2 के काफ़ी निकट। तो 2 के निकट का समय जो 2 सेकंड से थोड़ा सा ही कम समय है, उस समय में यदि मैं डिस्प्लेसमेंट 4.9 टी स्क्वायर से डिस्प्लेसमेंट निकालूंगा तो वो डिस्प्लेसमेंट नियरली कितना होगा, 9.6 के बिल्कुल ही निकट होगा, अर्थात 9.6 के बराबर उसको माना जा सकता है, 19 माना जा सकता है, सॉरी। अब इसके आगे देखिए, 2 सेकंड से आगे जब हम समय को बढ़ाते हैं तो समय को हम धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। 2 सेकंड से 2.001 सेकंड का समय है, वहां पर हमने फिर s = 4.9 टी स्क्वायर फार्मूला लगा करके वहां पर भी हमने डिस्प्लेसमेंट निकाला है पार्टिकल का, s = 4.9 टी स्क्वायर। तो s = 4.9 इंटू 2.001 स्क्वायर, सॉल्व किया तो सॉल्व करके ये निकल के आया 19.61। तो इस प्रकार से ये थोड़ा सा बढ़ गया है, देखो समय को थोड़ा सा बढ़ाया आपने, 2 से 2.001 किया, तो इस समय में और इस समय में कितना अंतर है, इसमें है केवल 0.001 सेकंड का अंतर है। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू में कितना अंतर है, ये भी 0.01 के बराबर, दोनों को घटाइए तो आपको लगभग अंतर मिलेगा 0.01 का अंतर इसमें मिलेगा। तो समय को बढ़ाया गया है, 2 सेकंड से थोड़ा बड़ा कर दिया, 0.01 सेकंड के बराबर समय बढ़ाया, तो डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ा, लेकिन वो भी थोड़ा सा ही बढ़ा, समय में थोड़ी सी वृद्धि की, काफी 2 के काफी निकट का समय है, ये वाला समय भी 2 सेकंड से निकट का समय है। तो डिस्प्लेसमेंट जो ये दूसरा वाला आया, ये भी 19.6 के काफी निकट है, थोड़ा सा ही बढ़ा हुआ है, तो केवल 0.01 सेकंड के बराबर ये बढ़ा हुआ है। ऐसे ही 2.009 सेकंड पर डिस्प्लेसमेंट मैंने निकाला फार्मूला से, तो ये आया 2.010 सेकंड पर डिस्प्लेसमेंट निकाला, इतना आया। 2.09 सेकंड पर डिस्प्लेसमेंट निकाला तो 21.4036 आया। 2.1 सेकंड पर 21.609, 2.2 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट 23.716, 2.5 सेकंड पर डिस्प्लेसमेंट 30.625, 3 सेकंड पर डिस्प्लेसमेंट 44.1, 4 सेकंड में जो डिस्प्लेसमेंट है पार्टिकल का 78.4 है। तो अब इसमें भी हम कंपेयर करने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ से हम पीछे आकर के 2 सेकंड तक पहुँच रहे हैं, समय को कम करते हुए हम यहाँ से 2 सेकंड तक जा रहे हैं। तो ज्यों ज्यों ये t बराबर 4 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट इतना था, t = 3 सेकंड में पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट इतना था, तो देखिए t = 4 सेकंड और t = 2 सेकंड, कितना अंतर है समय का, 2 सेकंड का अंतर हो गया। t = 4 सेकंड से t = 2 सेकंड तक पार्टिकल के समय का अंतर जो है वो 2 सेकंड का अंतर है। तो डिस्टेंस का अंतर क्या है, डिस्टेंस का अंतर भी काफ़ी ज़्यादा है, समय का अंतर 2 सेकंड हो जा रहा है, 4 सेकंड से 2 सेकंड, 2 सेकंड का अंतर है। तो डिस्प्लेसमेंट का अंतर भी देख लीजिए, 78.4 और 19.6, ये तो बहुत ज़्यादा अंतर आएगा। और t = 3 सेकंड और t = 2 सेकंड, तो समयों का अंतर कितना है, 1 सेकंड का अंतर है दोनों समय का, और डिस्प्लेसमेंट का अंतर कितना है, 44.1 है और ये 19.6 है। तो अभी भी डिस्प्लेसमेंट का अंतर काफ़ी है, लेकिन पहले की अपेक्षा कम हो चुका है। 2.5 सेकंड पर पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट 30.625 है और 2 सेकंड पर पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट 19.6 मीटर के बराबर है। तो दोनों समयों का अंतर कितना है, केवल 0.5 सेकंड का, 2.5 सेकंड और 2 सेकंड, तो दोनों समयों का अंतर है 0.5 सेकंड। और इस 0.5 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट का अंतर कितना आया, ये 30.625 है और ये है 19.625, तो अंतर काफ़ी है, लेकिन 3 सेकंड के मुकाबले का इससे ये कम हो चुका है। अब फिर यहाँ पर देख लें 2.1 सेकंड, 2.1 सेकंड में पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट 21.6 है और 2 सेकंड में पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट 19.6 है। अब इन दोनों समयों का जो अंतर है, दोनों टाइम का जो डिफरेंस है, वो केवल 0.1 सेकंड के बराबर अंतर है समय में। तो डिस्प्लेसमेंट का भी अंतर काफ़ी कम हो चुका है। देखो ये 19.6 है, ये 21.6 है, लगभग 21 है, तो 19 और 21 कितना हो गया, ये 2 का अंतर आया लगभग। तो इसलिए जब समय का अंतर कम हो रहा है, 2 सेकंड से लिया गया समय काफ़ी नज़दीक में है, तो डिस्प्लेसमेंट का अंतर भी काफ़ी कम हो रहा है। अब 2.01 सेकंड में देख रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट और घट गया, इससे कम हो गया, लेकिन अब ये 2 सेकंड और इसका अंतर कितना हो गया, 0.010 सेकंड के बराबर अंतर है इन दोनों में, और डिस्प्लेसमेंट का अंतर 19.6 और 19.7, केवल 0.1 का अंतर है डिस्प्लेसमेंट में। फिर 2.009 सेकंड पर
और 2 सेकंड में अंतर कितना हुआ, 009 सेकंड का अंतर हुआ समय का अंतर 009 सेकंड है, तो डिस्प्लेसमेंट का अंतर कितना है, 19.7, 19.6, केवल 0.1 सेकंड का अंतर है। 2.001 सेकंड और 2 सेकंड, समय का अंतर है 0.001 सेकंड, तो डिस्प्लेसमेंट का अंतर कितना है, ये 19.61 है और ये 19.60 है, तो 0.01 सेकंड का अंतर है। तो इस प्रकार से हम ये देख रहे हैं कि 2 सेकंड और दूसरा लिया गया समय जो है, ये दोनों जो टाइम इंटरवल है 2 सेकंड के साथ दूसरे समय का जो टाइम डिफरेंस है, जितना टाइम इंटरवल छोटा लेंगे तो डिस्प्लेसमेंट का अंतर भी उतना कम से कम आता जाएगा। तो इस प्रकार से हम क्या कर रहे हैं, टाइम इंटरवल को छोटा कर रहे हैं, 2 सेकंड के नज़दीक आ रहे हैं, 2 सेकंड के निकट का टाइम इंटरवल टाइम ले रहे हैं, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट भी घटते घटते 19.779, 19.77, 19.61 ऐसे करके नीचे को डिक्रीज होता जा रहा है। तो हम अपने टाइम को डिक्रीज करते करते ज्यों-ज्यों 2 सेकंड के निकट को जाएंगे, यानी 2 सेकंड के साथ हमारे टाइम का अंतर कम से कम रहेगा, तो डिस्प्लेसमेंट का भी 2 सेकंड वाले डिस्प्लेसमेंट के साथ इस डिस्प्लेसमेंट का अंतर भी कम से कम होता जाएगा। अर्थात ये डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज होता होता ये लास्ट में कहाँ पहुँच जाएगा, 19.6 मीटर पर पहुँच जाएगा। तो इस प्रकार से ये 2 से राइट हैंड साइड में ज्यों-ज्यों हम टाइम का इंटरवल कम करते हैं, 2 सेकंड और 4 सेकंड, 2 सेकंड और 3 सेकंड, 2 सेकंड और 2.5 सेकंड, इनके समयों का अंतराल जो है टाइम डिफरेंस हम कम से कम करते हैं, तो हमारा डिस्प्लेसमेंटों का अंतर भी कम से कम आने लगता है। तो टाइम इंटरवल को डिक्रीज करते करते जो डिस्प्लेसमेंट का जो अंतर है वो भी कम होता जा रहा है, और हमारा डिस्प्लेसमेंट घटते घटते ये 19.7, 19.79, 19.77, 19.61 की तक पहुंच रहा है। तो इससे हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अगर हम अपने टाइम को डिक्रीज करते करते 2 सेकंड के काफ़ी निकट पहुंच जाएंगे, तो डिस्प्लेसमेंट भी 19.66 मीटर के काफ़ी निकट पहुंच जाएगा। तो इसको टाइम को घटाते घटाते बिल्कुल नज़दीक ले आइए 2 सेकंड के, बहुत ही नज़दीक में ले आइए 2 सेकंड के। अर्थात आप क्या कर दीजिए, 2.000000001 सेकंड के बराबर समय रख दीजिए, ताकि इन दोनों का समय का अंतर नेग्लिजिबल हो जाए। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट भी 19.61 से घटेगा और घटते घटते ये 19.6 से काफ़ी नज़दीक आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट, इसी के आसपास की कोई संख्या आ जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि टाइम इंटरवल को घटाते घटाते एट लास्ट में हमें लगभग कितना मान मिलेगा, यदि हम बिल्कुल 2 के नज़दीक आ जाएंगे तो हमें लगभग 19.6 का डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। तो ये राइट हैंड साइड से वैल्यू को इंटरवल को डिक्रीज करते करते x जब t = 2 पर वैल्यू 2 के आसपास की वैल्यू निकालेंगे, तो 2 के बिल्कुल निकट की वैल्यू निकालेंगे, तो हमें लगभग 19.6 के आसपास का डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। इसी प्रकार से जब हम टाइम इंटरवल को बढ़ाते बढ़ाते 2 तक आ रहे थे, तो हम 2 के काफ़ी निकट का समय ले रहे थे, ताकि 2 सेकंड और उस टाइम का अंतर कम हो जाए काफ़ी। तो 2 के काफ़ी निकट के टाइम पर जब हम ले रहे थे, छोटे से टाइम इंटरवल के लिए हम डिस्प्लेसमेंट को ले रहे थे, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट 19.6 के काफ़ी निकट आ रहा था। तो देखिए जैसे 1.999 सेकंड में मैंने डिस्प्लेसमेंट निकाला तो 19.58 आया, जो 19.6 के काफ़ी नज़दीक का डिस्प्लेसमेंट है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि 2 से छोटे मान लेने, 2 से छोटी वैल्यू लेनी है। तो 2 से छोटी वैल्यू के लिए जब हम डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं, तो ज्यों-ज्यों हम टाइम को 2 से निकट लाते हैं, 2 से छोटा है लेकिन 2 के काफ़ी निकट ला रहे हैं, तो तब 2 के काफ़ी निकट का मान टाइम का लेने पर तो मेरे डिस्प्लेसमेंट का मान भी 19.6 के काफ़ी निकट वाला मान प्राप्त हो जाएगा। तो उसी को मैं कहता हूँ लिमिट x टेंडिंग टू 2 पर, लेफ्ट हैंड साइड से 2 तक आ रहे हैं आप, मतलब 2 से छोटी वैल्यू से 2 तक आ रहे हैं, तो लिमिट x टेंडिंग टू 2 पर डिस्प्लेसमेंट का जो वैल्यू है वो 19.6 हो जाए। और इसी को हम कहते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, क्योंकि मैं 2 से t = 2 से लेफ्ट यानी छोटे मानों से शुरू करके t = 2 सेकंड की ओर को आ रहा हूँ, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट लास्ट में 19.6 के काफ़ी निकट होगा, यानी कि लगभग 19.6 हो जाएगा। इसी को मैंने कहा कि ये लिमिट t = 2 पर 4.9 t² का जो वैल्यू होगा डिस्प्लेसमेंट का मान 19.6 होगा। इसको बोला जाता है कि ये t = 2 पर s = 4.9 t² फंक्शन की लेफ्ट लिमिट है। तो इसी प्रकार हम 2 से बड़ी वैल्यू से शुरू करके धीरे धीरे टाइम को डिक्रीज करते हुए ज्यों-ज्यों हम 2 सेकंड की निकट पहुंचते हैं,
तो हमारे डिस्प्लेसमेंट भी डिक्रीज होते होते अंततः ये 19.6 सेकंड तक पहुंचते हैं। जैसे यहाँ 2.01 सेकंड का समय है, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट 19.6 दिखा रहा है, और 2.01 से और छोटा समय ले लूँ जो 2 के काफ़ी निकट का समय होगा, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट घट करके 19.61 से और छोटा हो जाएगा, तो ये 19.6 से काफ़ी नज़दीक का डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये टाइम को 2 से बड़े समय से शुरू करके 2 सेकंड की ओर को ज्यों ज्यों आप अग्रसर करते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट भी घटते घटते एट लास्ट में ये 19.6 के बहुत ही क्लोज में पहुंच जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि टाइम को डिक्रीज करते करते जो ही हम 2 सेकंड के काफ़ी क्लोज हो जाएंगे, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट भी डिक्रीज होता होता एट लास्ट में 19.6 पर पहुंच जाएगा। तो ये कहलाता है 2 से बड़े समय से शुरू करके 2 की ओर अग्रसर होकर के जब हम लास्ट वैल्यू प्राप्त करते हैं इसकी लिमिटिंग वैल्यू, तो इसको बोलते हैं राइट हैंड लिमिट, और इसको ऐसे लिखा जाता है लिमिट ऑफ 4.9 टी स्क्वायर एट टी टेंडिंग टू 2+, यानी 2 से बड़े मान से शुरू करके 2 की ओर को वापस आ रहे हैं, तो लिमिट ऑफ 4.9 टी स्क्वायर एट टी टेंडिंग टू 2+ पर 19.6 है। तो इस प्रकार से आप देखिए, चाहे आप 2 से छोटे मान से शुरू करके 2 सेकंड की ओर को आइए तो आप इस मान के निकट पहुंच रहे हैं, चाहे आप 2 से बड़ी वैल्यू से शुरू करके वैल्यू को डिक्रीज करते हुए आप 2 सेकंड तक आइए, तब भी आप डिस्प्लेसमेंट में आपका डिस्प्लेसमेंट 19.6 पर आ रहा है। तो छोटे मान से शुरू करके 2 की ओर आइए या 2 से बड़ी वैल्यू से शुरू करके 2 की ओर आइए, आप एट लास्ट में एक कॉमन डिस्प्लेसमेंट पर प्राप्त आते हैं। यही कॉमन डिस्प्लेसमेंट इस फंक्शन की s = 4.9 टी स्क्वायर की लिमिट कहलाएगा। तो लिमिट होने के लिए ये जरूरी है कि चाहे आप उससे लेफ्ट साइड से शुरू करके वहाँ तक उसके निकट पहुँचते हैं, तब भी वही वैल्यू तक पहुँचना चाहिए, और उससे बड़ी वैल्यू से शुरू करके वैल्यू को डिक्रीज करते हुए वहाँ पर आप पहुँचते हैं, तब भी आप उसी वैल्यू पर पहुँचने चाहिए। अर्थात दोनों साइड से जो वैल्यू आएगा वो कॉमन आना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि लिमिट किसी फंक्शन की चाहे लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करके निकालो, चाहे उसकी लिमिट राइट हैंड साइड से निकालो, आंसर जो लिमिट का आएगा दैट मस्ट बी इक्वल, वो सेम होना चाहिए, तभी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। लेकिन अगर लेफ्ट हैंड साइड से हम अप्रोच करके अलग डिस्प्लेसमेंट आ जा रहा है, राइट हैंड साइड का मतलब बड़ी वैल्यू से शुरू करके 2 की ओर अग्रसर होते हैं, तो लिमिटिंग वैल्यू अलग आ जा रही है। तो ऐसे केस में हम ये कहते हैं कि इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। तो लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए ये बहुत जरूरी है कि लेफ्ट हैंड साइड से जो लिमिट निकालोगे जो वैल्यू आएगा, राइट हैंड साइड से लेने पर भी उतना ही आना चाहिए। तो इफ लेफ्ट लिमिट इज जस्ट इक्वल टू राइट लिमिट, देन वी विल से दैट लिमिट एग्जिस्टेड। इफ दीज टू वैल्यूज आर नॉट इक्वल, देन वी विल से दैट द लिमिट ऑफ द फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये लिमिट के बारे में है। एक उदाहरण हम और देखते हैं। देखिए कि ये हमारा वेलोसिटी वाला है, इसी पार्टिकल की हमने यहाँ पर वेलोसिटीज निकाल रखी हैं। टी ये समय है और 2 सेकंड की ओर को ये अग्रसर हो रहा है, और ये पार्टिकल की वेलोसिटीज निकाल रखी हैं हमने उसी से करके। तो वेलोसिटीज को निकाला गया, एवरेज वेलोसिटी निकाली गई है अलग अलग समय पर। तो ये 2 सेकंड से छोटे समय की है, 2 सेकंड से छोटे समय है, लेकिन मैं समय को धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते 2 सेकंड के नज़दीक ले जा रहा हूँ, 2 सेकंड के काफ़ी निकट के समय तक जा रहा हूँ। तो मेरी जो वेलोसिटीज़ हैं यहाँ पर देखिए, वेलोसिटीज़ भी 9.8, फिर बढ़ करके 14.7, फिर और बड़ा हो गया 17.5, ये बढ़ रही है वेलोसिटी जो जो समय बढ़ रहा है और 2 सेकंड के नज़दीक को पहुँच रहा है। तो वेलोसिटीज़ भी 9.8, 14.8 बढ़ते बढ़ते ये कहाँ पहुँच जा रही है। जब टाइम मेरा 1.99 सेकंड हो गया है, ये 2 सेकंड का काफ़ी क्लोज का टाइम हो गया है, तो उस समय जो वेलोसिटी है पार्टिकल की वो 19.551 हो गई है। तो मतलब ये 1.99 सेकंड से और बड़ा समय लूँगा, यानी कि समय 2 सेकंड के काफ़ी क्लोज में ले लूँगा, तो मेरी जो वेलोसिटी होगी वो 19.551 से थोड़ी बढ़ जाएगी। अब ये है 2 से छोटे समय से शुरू करके 2 सेकंड की ओर अग्रसर होने पर वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते एट लास्ट में 19.551 मीटर पर सेकंड से थोड़ा सा बड़ी हो जाएगी। अब हम 2 से बड़े समय से डिक्रीज करते हुए 2 सेकंड की ओर को आ रहे हैं। तो 4 सेकंड पर पार्टिकल का जो वेलोसिटी है वो इतना है, 3 सेकंड पर इतना है, 2.5 सेकंड पर इतना है। तो ज्यों ज्यों हम समय को डिक्रीज करते जा रहे हैं, हम यहाँ पहुँच गए देखिए 2.001 सेकंड, और यहाँ पर जो पार्टिकल का एवरेज वेलोसिटी निकाला 2 सेकंड से 2.001 सेकंड तक एवरेज वेलोसिटी कितनी आई, वो 19.6 सेकंड की एवरेज वेलोसिटी आई है। अब 2.001 सेकंड 2 सेकंड से शुरू करके 2.0001 सेकंड पर हम अगर वेलोसिटी का एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे 2 समय के बीच में,
तो वो 19.6 से थोड़ी सी बड़ी होगी, है ना। तो इस प्रकार से आप 2 से बड़ी वैल्यू से शुरू करके 2 की ओर अग्रसर हो रहे हैं तो वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। देखिए डिक्रीज हो जा रही है, वेलोसिटी डिक्रीज होते होते एट लास्ट में 19.6 में आ रही है। और अगर इससे और छोटा समय ले लेता हूँ, यानी 2 सेकंड के काफ़ी नज़दीक पहुँच जाता हूँ, तो ये वेलोसिटी 19.6 मीटर पर सेकंड से और कम हो जाएगी। और अगर मैं t = 2 सेकंड से छोटे समय से शुरू करके t = 2 सेकंड की ओर अग्रसर हो रहा हूँ, तो उस समय वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते 19.551 से बड़ी हो रही है और यहाँ 19.6 सेकंड से छोटी हो रही है। तो ये टाइम को बढ़ाते बढ़ाते 2 सेकंड के नज़दीक जाने पर वेलोसिटी 19.551 से बढ़ करके किसी वैल्यू तक पहुँचेगी। यहाँ 2 से बड़े समय से शुरू करके 2 सेकंड की ओर को अग्रसर हो रहा हूँ, तो जो एवरेज वेलोसिटी आ रही है मेरी 2 सेकंड और दिए हुए समय के बीच की एवरेज वेलोसिटी, वो डिक्रीज हो रही है। डिक्रीज होते होते एट लास्ट में 19.6 पर है यहाँ पर। और अगर मैं समय इससे और छोटा कर दूँ, 2.00000001 सेकंड कर दूँ, तो ये वेलोसिटी 19.6 सेकंड मीटर पर सेकंड से थोड़ी सी छोटी हो जाएगी। तो इस प्रकार से t = 2 सेकंड पर जो पार्टिकल वेलोसिटी होगी वो 19.551 से थोड़ी बड़ी होगी, लेकिन 19.6 से थोड़ी छोटी होगी। तो ये राइट हैंड साइड से भी वेलोसिटी डिक्रीज होते होते किसी कॉमन वैल्यू पर पहुंच रही है। लेफ्ट हैंड साइड से भी टाइम को इंक्रीज करते करते ये एवरेज वेलोसिटी किसी डेफिनेट लिमिट पर कॉमन पर पहुंच रही है। तो अर्थात लेफ्ट हैंड साइड से वेलोसिटी लो तो ये एक डेफिनेट वेलोसिटी तक पहुंच रहा है। राइट हैंड साइड t को घटाते घटाते आप t = 2 सेकंड तक एवरेज वेलोसिटी लेते हैं, तो वो भी एक कॉमन एवरेज वेलोसिटी पर पहुंच रहा है। तो लेफ्ट हैंड साइड से जो लिमिट आ रही है t = 2 पर वेलोसिटी की, और राइट हैंड साइड से जो लिमिट आ रही है वेलोसिटी की t = 2 पर, वो कॉमन आ रही है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि वेलोसिटी की लिमिट एग्जिस्ट करती है, क्योंकि 2 सेकंड से छोटे वैल्यू पर, छोटे वैल्यू से शुरू करके अगर हम उसका लिमिटिंग वेलोसिटी निकालते हैं, जो वैल्यू आएगा वही वैल्यू बड़े t से बड़े 2 सेकंड से बड़े समय से शुरू करके वेलोसिटी डिक्रीज होते होते वही वैल्यू हमारी वेलोसिटी की यहाँ 2 सेकंड के आसपास पहुँचने पर वही वेलोसिटी हमको डिक्रीजिंग वाले में भी मिलेगी। तो राइट हैंड साइड से भी वही वेलोसिटी पर पहुँचूंगा, लेफ्ट हैंड साइड से भी उसी वेलोसिटी पर पहुँचूंगा, तो दोनों से लिमिट सेम हो जाएगी। तो लिमिट ऑफ वेलोसिटी फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड एंड फ्रॉम राइट हैंड साइड बोथ विल बी आइडेंटिकल। तो मेरे पास मैं ऐसे कर सकता हूँ इसको, लिमिट ऑफ वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल फ्रॉम t = 2 माइनस इज इक्वल टू लिमिट ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल फ्रॉम राइट साइड फ्रॉम t = 2 प्लस दीज टू आर आइडेंटिकल एंड दे आर बिटवीन, कहाँ है 19.551 से बड़ा और 19.551 से बड़ा और 19.6 से छोटा। तो यहाँ पर कोई कॉमन वैल्यू है, वही इसकी लिमिट है। तो लेफ्ट लिमिट इज टू राइट लिमिट इज ए नंबर बिटवीन 19.551 एंड 19.6, इसके बीच के कोई नंबर मिलेगी, इसकी भी इसकी भी। तो ये दोनों लिमिट बराबर आ रही है, लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट। तो हम ये कर सकते हैं कि वेलोसिटी का लिमिट एग्जिस्ट करता है, यानी कि वेलोसिटी की लिमिट यहाँ पर आती है। तो इसी प्रकार से कुछ तो देखिए अब ये कि दूसरा फंक्शन है fx = x²। fx = x² फंक्शन में हम ये जानना चाहते हैं कि जब x की वैल्यू 0 की ओर को अग्रसर होगी तो fx का मान कितना आएगा। तो उसको निकालने के लिए हमने यहाँ पर एक टेबल बनाया हुआ है। देखिए कि ये x की वैल्यूज मैंने सेलेक्ट की हैं, x = 4, x = 3, x = 2, 1, 0.2, 0.1, 0.01, 0.001 ऐसे, और लास्ट में 0। उसके बाद नेगेटिव वैल्यूज भी ले रखे हैं, देखिए जो 0 के काफ़ी निकट हैं, 0.001, 0.01, 0.2, -1, -2, -3। इस तरीके से x की वैल्यूज़ मैंने एज्यूम कर रखी हैं, और इन x की वैल्यूज़ को fx में फंक्शन में रखने पर मुझे fx की वैल्यूज़ मिले हैं, y = fx की वैल्यूज़ मिले हैं। जैसे x = 4 रखा तो f4 = 4 का स्क्वायर 16 हो गया, x = मैंने 3 रखा तो f3 = 3 का स्क्वायर यानी 3 3 9 हो गया, और x = 2 रखने पर f2 = 2 स्क्वायर 4 हो गया, x = 1 रखने पर f1 = 1 स्क्वायर ये 1 हो गया, x = 0.2 रखा तो f.2 = 0.2 का स्क्वायर करके 0.04 आ गया, x की वैल्यू 0.01 रखी तो fx की वैल्यू मेरी 0.1 का स्क्वायर करूँगा तो इतना आ जाएगा, x = 0.01 रखा तो x² की वैल्यू आ जाएगी 0.01 का स्क्वायर, तो ये इतना वैल्यू आ गया जो बहुत ही छोटा है। देखो 0 के काफ़ी नज़दीक हो गया ये वैल्यू, और x = 0.001 पर हमने निकाला तो fx = x² में रखने पर इसका स्क्वायर करूँगा तो ये आ गया 0.0001।
तो ये 3 जीरो है इसमें, देखिए डेसिमल के राइट हैंड साइड में 3 डिजिट है, 1 2 3 डिजिट है, तो प्रोडक्ट में डेसिमल के राइट हैंड साइड में 6 डिजिट हो जाएंगे। तो दिस इज ए वेरी स्मॉल नंबर टेंडिंग टू जीरो, ये जीरो के ही लगभग नंबर है। अब x इजिकल टू जीरो पर मैं वैल्यू निकालता हूँ, तो f0 इजिकल टू जीरो आ रहा है इसमें देखिए, और -0.001 यानी कि जीरो से छोटा वैल्यू है अभी, तो जीरो से छोटे वैल्यू पर जो जीरो के काफ़ी नज़दीक का वैल्यू है, इस वैल्यू पर मैंने fx की वैल्यू निकाली, तो इसका स्क्वायर किया, इसका स्क्वायर करके ये वैल्यू आएगा प्लस, स्क्वायर करने से प्लस आ जाएगा, प्लस इतना वैल्यू आ गया। फिर मैंने -0.01 सेकेंड है जो जीरो से छोटा है उस पर निकाला, तो उसको छोड़ा गया देखो, तो -0.2 पर निकाला तो +0.04 आ गया, -1 पर निकाला तो 1 आ गई इसकी जो फंक्शन की वैल्यू है, -2 पर निकाला फंक्शन की वैल्यू 4 होगी, -3 पर निकाला फंक्शन की वैल्यू होगी 9। तो यहाँ पर भी देखिए x टेंडिंग टू जीरो पर, तो ज्यों ज्यों हम वैल्यू जीरो से छोटी वैल्यू से शुरू कर रहे हैं, ये सब नेगेटिव वैल्यू जीरो से छोटी, तो जीरो से छोटी वैल्यू से शुरू करके ज्यों ज्यों हम x इजिकल टू जीरो की ओर जा रहे हैं, तो fx की वैल्यू भी ये डिक्रीज होते होते कहाँ को जा रही है, जीरो के नज़दीक पहुँच रही है। x की वैल्यू -3 -2 -1 0.2 ये डिक्रीज हो, x की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज होते होते ये वैल्यू जीरो पर पहुँच रही है। तो x की वैल्यू को इंक्रीज करते करते जो ही मैं जीरो की ओर अग्रसर कर रहा हूँ, तो फंक्शन की जो वैल्यू है वो भी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, और ये डिक्रीज होते होते एट लास्ट में, ये जब मैंने टाइम लिया था 0.001, तो उस समय ये वैल्यू इतनी कम आ गई, टेंडिंग टू जीरो आ गई। तो अर्थात मैं ये कह सकता हूँ कि जब x की वैल्यू इंक्रीज करते करते मैं जीरो की ओर अग्रसर होता हूँ, जीरो के काफ़ी निकट पहुँच जाता हूँ, तो fx की वैल्यू भी डिक्रीज हो रही है। ध्यान रखिए, फंक्शन इंक्रीज हो रहा है, नहीं सॉरी x इंक्रीज हो रहा है, x की वैल्यू इंक्रीज होते होते मैं जीरो के काफ़ी निकट आ जा रहा हूँ, लेकिन जो फंक्शन की वैल्यू है ये डिक्रीज हो रही है, और डिक्रीज होते 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 मैं जीरो के काफ़ी निकट आ जा रहा हूँ। तो मैं ये कह सकता हूँ कि x टेंडिंग टू जीरो पर जो fx की लिमिट होगी वो जीरो होगी, x टेंडिंग टू जीरो पर fx की लिमिट जीरो होगी। कहाँ से, फ्रॉम, आप जो क्या कर रहे हैं, समय को बढ़ा रहे हैं, तो ये लेफ्ट हैंड साइड माना जाएगा, फ्रॉम लेफ्ट माना जाएगा। तो फ्रॉम लेफ्ट अगर आप वो कर रहे हैं तो इसमें क्या आ जाएगा, आपका समय को बढ़ा रहे हैं और जीरो तक जा रहे हैं, तो फ्रॉम लेफ्ट लिमिट आ जाएगी x टेंडिंग टू जीरो पर fx की जीरो के बराबर आ जाएगी। और फ्रॉम राइट अब आप समय को घटा रहे हैं, देखिए 4 सेकंड 3 सेकंड 2 सेकंड 1 सेकंड 0.2 0.1 0.01, तो समय को घटाते जा रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट भी घटता जा रहा है। देखिए ये fx की वैल्यू घटती जा रही है, और समय 0.01 ले लिया तो डिस्प्लेसमेंट 0.0001 आ गया, और अब हम जीरो के काफ़ी निकट पहुँच चुके हैं, हमारा समय ये x घट रहा है, x को घटते घटते हम जीरो के काफ़ी निकट पहुँच रहे हैं, तो जो ये y है डिस्प्लेसमेंट, ये वैल्यू भी घटते घटते जीरो के काफ़ी निकट पहुँच रही है। तो अर्थात x को डिक्रीज करते हुए जब हम fx की वैल्यू निकालते हैं, तो तब भी हम जीरो के नज़दीक आने पर fx की वैल्यू जीरो के आसपास मिल रही है। x को इंक्रीज करते हुए जब हम जीरो की ओर को अग्रसर होते हैं नेगेटिव वैल्यू से शुरू करके, तो तब भी fx की वैल्यू डिक्रीज होते होते जीरो की ओर आती है। तो राइट हैंड साइड से लो तब भी आप उसकी लिमिट जीरो आएगी, और लेफ्ट हैंड साइड पर लो तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो पर fx की वैल्यू जीरो आएगी। तो इस प्रकार से इस फंक्शन की लिमिट एडजस्ट करती है, क्योंकि लेफ्ट से भी ये जीरो के बराबर लिमिट दे रहा है और राइट हैंड साइड से भी दे रहा है। तो इसको मैंने लिखा है लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो माइनस पर fx से निकालूंगा तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो माइनस पर x स्क्वायर इक्वल टू जीरो हो जाएगा। लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो प्लस पर ये पॉजिटिव लिमिट हो रही, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो प्लस पर fx की लिमिट निकालूंगा तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो प्लस पर जीरो का स्क्वायर x का स्क्वायर इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो दोनों लिमिट बराबर है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो माइनस पर fx इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो प्लस पर fx इक्वल टू जीरो, बोथ लिमिट आर सेम। तो इसलिए हम कह सकते हैं लिमिट एग्जिस्ट करती है, इसके फंक्शन की x इक्वल टू जीरो पर लिमिट एग्जिस्ट करती है, और ये लिमिट हम लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग टू जीरो पर fx, ऐसे लिखा जाता है। जब दोनों लिमिटें एग्जिस्ट करती हैं ना, लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट दोनों एग्जिस्ट करती हैं, लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट दोनों एग्जिस्ट करती हैं, तो हम कहते हैं कि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, और इसको हम सिंपली लिख देते हैं लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो पर fx इक्वल टू जीरो, ऐसे करके लिखा जाता है। तो एक फंक्शन यहाँ पर और है, देखिए एग्जाम्पल, तो उसको भी समझते हैं। एक्सरसाइज नंबर 2 बता पढ़ो। तो ये दूसरा एग्जाम्पल देखिए, लेट fx इज इक्वल टू 1 फॉर x लेस देन और इज इक्वल टू 0, fx इज इक्वल टू 2 फॉर x ग्रेटर देन 0। क्या कहने का मतलब है कि इस फंक्शन की वैल्यू 1 है, कब है, यदि x इज इक्वल टू 0 कर देते हो तब भी फंक्शन की वैल्यू 1 है, यदि x की वैल्यू 0 से छोटा करते हो, मतलब नेगेटिव वैल्यू रखते हो x की, तो x की नेगेटिव वैल्यू पर fx इज इक्वल टू 1 है।
x की वैल्यू इज इक्वल टू 0 पर भी fx की वैल्यू 1 है। तो फॉर ऑल नेगेटिव वैल्यू एंड फॉर x इज इक्वल टू 0 fx इज इक्वल टू 1। और x ग्रेटर देन 0 यानी कि 0 से ग्रेटर क्या होता है, पॉजिटिव। तो x के पॉजिटिव मानों के लिए fx इज इक्वल टू 2। ये फंक्शन की दो वैल्यूज हैं, नेगेटिव के लिए या 0 के लिए fx इक्वल टू 1 है, लेकिन x पॉजिटिव रखने पर fx इक्वल टू 2 हो जाता है। ये वैल्यूज फंक्शन की हैं और मुझे जांच करनी है कि क्या इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी। तो इसको ऐसे जांच करेंगे। देखिए, हम x की वैल्यू लेते हैं, x की वैल्यूज ले लीजिए, आप जो है नेगेटिव भी लीजिए, पॉजिटिव भी लीजिए। जांच करनी है मैंने x इक्वल टू 0 पर चेक करना है इसकी लिमिट को। तो x इक्वल टू 0 के छोटे वैल्यूज भी लूंगा और x इक्वल टू 0 से बड़ी वैल्यूज भी लूंगा। तो मैंने क्या लिया, -2, -1, x इक्वल टू 0.5, x इक्वल टू 0.1, x इक्वल टू 0.01, x इक्वल टू 0। अब 0 से बड़े मान x इक्वल टू 0.01, x इक्वल टू 0.1 ये इससे बड़ा हो गया, x इक्वल टू 0.5 ये उससे भी बड़ा हो गया, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2। तो ये डिफरेंट वैल्यूज x की हैं और मुझे 0 पर इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती नहीं करती है चेक करना है। तो fx निकालिए। जब तक x नेगेटिव रहेगा तुम्हारा fx हमेशा 1 आ जाएगा, क्योंकि पता है कि x नेगेटिव रखने पर fx की वैल्यू हमेशा 1 आएगी। तो x -2 करूँगा तो fx 1 आएगा, x -1 है नेगेटिव है इसलिए फिर fx 1 आएगा, x इक्वल टू -0.5 है फिर भी fx 1 आएगा, x -0.1 पर ये 1 ही आएगा, यहाँ पर भी 1 आएगा। अब जब मैं x को 0 कर दूंगा तब भी fx इक्वल टू 1 आएगा, क्योंकि डेफिनेशन में लिखा हुआ है x इक्वल टू 0 पर भी fx इक्वल टू 1 है। तो x इक्वल टू 0 रखने पर fx 1 आएगा। अब मैं पॉजिटिव वैल्यूज रखता हूँ। देखिए, तो जो ही x पॉजिटिव वैल्यू होंगे हर बार उसका fx का वैल्यू 2 ही आएगा। तो 0.01 रखूंगा x इक्वल टू 2 आएगा, वो fx 2 आएगा। x की वैल्यू 0.1 रखूंगा fx 2 आएगा, x की वैल्यू 0.5 रखूंगा fx 2 आएगा, x 2 रख दूंगा तो fx 2 आएगा। तो इस प्रकार से आपने देखा कि ये फंक्शन जो है इसकी केवल दो वैल्यू आ रही है कि जब तक ये x नेगेटिव है तब तक, और या 0 है, जब तक ये x नेगेटिव है या 0 है तब तक fx इक्वल टू 1 1 1 आ रहा है और 0 पर भी 1 आ रहा है। और जब x 0 से आगे जा रहा है यानी पॉजिटिव वैल्यू की ओर को जा रहा है तो fx की वैल्यू 2 हो जा रही है। अब इस फंक्शन का मैं ग्राफ बनाता हूँ, तब मुझे पता चलेगा कि x इक्वल टू 0 पर इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी। तो यहाँ ग्राफ में देखिए, जब x की नेगेटिव वैल्यू यानी ये मैंने x एक्सिस ड्रॉ कर दिया और ये मेरा y एक्सिस है, तो ये इधर को माइनस वैल्यू होंगी x की और इधर को x की वैल्यू पॉजिटिव होंगी। तो x इक्वल टू -2 पर fx कितना है, 1 है। x -2 पर fx 1 हो गया। x इक्वल टू -1 करूंगा तो fx कितना है, ये 1 है, और वैल्यूज पर भी 1 है। तो ग्राफ बना दिया, ये लाइन आ गई कि x की वैल्यू 0 पर भी fx 1 है और x की नेगेटिव वैल्यूज के लिए भी fx 1 है। तो ये ग्राफ इसका ये आया fx का। और अब आप देखिए x इक्वल टू 0 तक ग्राफ बन गया, x इक्वल टू 0 से राइट में 0.1 ले लिया, तो यहाँ पर fx की वैल्यू क्या हो चुकी है, 2 हो चुकी है। और x इक्वल टू 0.1 पर fx की वैल्यू 2 हो चुकी है। x इक्वल टू 0.5 पर लूंगा fx की वैल्यू 2 हो चुकी है। x इक्वल टू 1 पर लूंगा fx की वैल्यू 2 हो चुकी है। x इक्वल टू 2 पर लूंगा तो fx की वैल्यू 2 हो चुकी है। तो ये भी x एक्सिस के पैरेलल ग्राफ आ रहा है। तो इस प्रकार से देखिए, x इक्वल टू 0 पर जब मैं चेक कर रहा हूँ तो लेफ्ट हैंड साइड से यानी x की छोटी वैल्यू से शुरू करने पर fx का वैल्यू 1 1 1 1 1 1 आ रहा है। इसलिए मैं 0 से लेफ्ट हैंड साइड के थोड़ी सी 0 से थोड़ा पीछे जा करके यहाँ पर fx की वैल्यू निकालूंगा तो सर्टेनली मुझे 1 मिलेगा। और x इक्वल टू 0 पर मैं निकाल रहा हूँ तो वहाँ पर भी 1 मिल रहा है। लेकिन अगर मैं x इक्वल टू 0 से थोड़ा सा राइट में जाता हूँ, 0 प्लस h, 0 प्लस समथिंग, तो राइट में जाता हूँ तो मुझे fx 2 मिल जाता है, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी। जब 0 के राइट में जाओ चाहे थोड़ा सा ही जाओ, लेकिन वो पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी। तो पॉजिटिव वैल्यू के लिए fx 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से 0 पर देखिए, 0 से छोटा मान करते हो तो fx की वैल्यू 1 हो जाती है, 0 से थोड़ा सा बड़ा मान लेके चलते हो तो fx की वैल्यू 2 हो जाती है। अर्थात आप 0 की ओर जब अग्रसर हो रहे हैं, यदि 0 से बड़ी वैल्यू से शुरू करके 0 की ओर अग्रसर होंगे तो आपको लास्ट में 0 के नज़दीक के मान पर होंगे तो आपको fx की वैल्यू 2 मिलेगी। लेकिन अगर आप 0 से लोअर वैल्यू से, 0 से छोटे मान से शुरू करके 0 की ओर को अग्रसर होंगे तो आपको 0 के निकट में fx की वैल्यू 1 मिलेगी। तो आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड से जब मैं लिमिट निकाल रहा हूँ उसकी तो fx इक्वल टू लिमिट 1 आ जा रही है उसकी, और राइट हैंड साइड से बड़े मान से कम करके मैं 0 की ओर को अग्रसर हो रहा हूँ तो मुझे fx की वैल्यू 0 के नज़दीक में fx की वैल्यू 2 मिल जा रही है, और लेफ्ट से करने पर 0 के नज़दीक में fx की वैल्यू 1 मिल जा रही है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इसमें बराबर आ ही नहीं रही। तो इस तरीके से ये जो फंक्शन है fx इक्वल टू 1
फॉर एक्स लेस देन इजिकल टू जीरो, एफ एक्स इजिकल टू 2 फॉर एक्स ग्रेटर देन जीरो, ये फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है एक्स इजिकल टू जीरो पर, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड से लिमिट एफ एक्स इजिकल टू 1 दिखा रहा है और राइट हैंड साइड से लेने पर लिमिट एफ एक्स की 2 दिखा रहा है। तो इस बात को मैंने सिम्बोलिकली ऐसे लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो माइनस, यानी कि मैं जीरो से लेफ्ट साइड की वैल्यू पर, एक्सटेंडिंग टू जीरो माइनस पर एफ एक्स की वैल्यू क्या है 1 है। लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो प्लस, यानी जीरो से बड़ी वैल्यू पर फंक्शन की वैल्यू, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो प्लस पर एफ एक्स की वैल्यू 2 आ जा रही है। तो देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स इजिकल टू जीरो पर लेफ्ट हैंड लिमिट 1 है, एक्स इजिकल टू जीरो पर राइट हैंड की लिमिट 2 है। तो इस प्रकार से दोनों लिमिटें इक्वल है ही नहीं, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इस फंक्शन की लिमिट एक्स इजिकल टू जीरो पर एग्जिस्ट नहीं करती है, क्योंकि एग्जिस्ट करने के लिए दोनों लिमिटों का इक्वल होना जरूरी था। यहाँ से हम जीरो की ओर अप्रोच करें तो वही वैल्यू पर पहुँचना चाहिए जो यहाँ से जीरो की ओर अप्रोच करने पर वैल्यू मिल रही थी। तो दोनों तरफ से जीरो की ओर अप्रोच करने पर सेम वैल्यू पर पहुँचना चाहिए, तब वो लिमिट हुई, नहीं तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। तो इस प्रकार से ये ऐसा क्वेश्चन था जिसमें लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड से फंक्शन की लिमिट 1 हो जा रही है और राइट हैंड साइड की लिमिट 2 हो जा रही है, तो दे आर नॉट इक्वल, सो लिमिट इज नॉट एग्जिस्टिंग हियर।